जन की बात हमारे साथ। आइए, जन की बात में आपका स्वागत है और हमारे सामने है कोडरमा की सांसद महोदया। और सिर्फ सांसद महोदया नहीं कहें हम, बल्कि केंद्रीय राज्य मंत्री और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और उससे रूबरू होंगी, उससे सवाल करेंगी और मैडम जवाब देंगी। सोनाली और उससे रूबरू होंगी सोनाली, जो अभी मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रही है और कई चैनलों में वो काम भी कर चुकी है। तो जन की बात में आप देखिए सोनाली के सवाल और मैडम अन्नपूर्णा का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम सोनाली है और जन की बात में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ गिरिडीह के परगोडी ग्राम में मौजूद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। मैम, पहली बार परगोडी ग्राम में शायद आपका आगमन हुआ है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगी यहाँ के लोगों को? हमें लगता है पहली बार नहीं, इसके पहले भी आए हैं जी। और आज विशेष महत्व का दिन भी रहा है जी। आज यहाँ यज्ञ का समापन है, मतलब एकादशी व्रत का समापन है। इसमें आज माननीय अधिवक्ता जी जयप्रकाश जी के यहाँ आने का अवसर मिला है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और निश्चित रूप से ये हमारी एक परंपरा रही है। हमेशा से ये हम देखते हैं कि जब भी पर्व त्योहार होता है या फिर जैसे अभी एकादशी व्रत उद्यापन का है, तो व्रत जब लोग करती हैं तो उसके बाद जब नहीं कर पाती हैं तो एक उद्यापन का है, और उद्यापन के माध्यम से यज्ञ होता है। 5 दिनों का ये यज्ञ भी रहा और इससे एक तो यज्ञ से वातावरण भी शुद्ध होता है, दूर दराज सभी लोगों को आने का अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से इस यज्ञ के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो बिना किसी भेदभाव के सभी लोग एक साथ बैठ के एकजुट होकर त्यौहार हम लोग मनाते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी नई पीढ़ी में खास करके बहुत ही ज़रूरी है कि हम उन्हें भी बताएं, उन्हें भी जानकारी दें। तो इस आयोजन के माध्यम से जो हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के जो युवा हैं, उन्हें भी ये एक जानने का, समझने का, देखने का भी अवसर मिलता है। और निश्चित रूप से लोग आत्मसात भी करते हैं। हम अपने धर्म को की रक्षा कैसे करें, धर्म को लेकर हम आगे कैसे बढ़े, ये भी लोगों के अंदर एक अच्छी अनुभूति भी लोगों को मिलती है। जी, तो जनता के बीच में पहली बार आपका आगमन हुआ और क्या आप संदेश देना चाहेंगी और क्या भागवत कथा का क्या महत्व है आपके नज़रिए से? नहीं, हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि आज निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान में, भारत देश में हम रहते हैं, विविधता भरे देश में हम हैं। विविधता में, अनेकता में एकता, ये हमारी पहचान है और हर कोई अपने अपना धर्म का सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से भारत में भी ये है। और जिस तरह से अभी भागवत कथा का जो यहाँ पे आयोजन किया गया था, भागवत कथा के माध्यम से जो कथावाचक होते हैं बहुत अच्छे ढंग से हमें अपनी बात को, हमारे जो धर्म ग्रंथों में जो है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और शायद अभी के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से हम महाभारत के बारे में या रामायण के बारे में शायद लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन कथावाचक के माध्यम से जो 5 दिन का या 7 दिन का उनका जो बताते हैं, कथावाचन करते हैं, तो उसके माध्यम से पूरी, जैसे भागवत गीता को ही हो सकता है वो पूरी गीता को वो लेते हैं, महाभारत को, और एक एक छंद के माध्यम से वो जानकारी देते हैं, बताते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये जानकारी भी मिलती है हमारी अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने धर्म ग्रंथों की, अपने धर्म के बारे में। और धर्म को जानकर लोग आत्मसात करते हैं, अपने धर्म के प्रति लोग जुड़ते हैं, रुचि भी दिखाते हैं और निश्चित रूप से धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लोग प्रेरित भी होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। समाज में समय समय पर इस तरह के आयोजन करने से हमारे आने वाले नई पीढ़ी के बच्चों को एक अच्छा संस्कार भी मिलेगा, अपने धर्म को जानने का भी अवसर मिलेगा और धर्म को आगे बढ़ाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी हर कोई चाहता है और हम कि अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े, तो आने वाले समय में हम सभी से आग्रह भी करना चाहेंगे कि हमें किसी के भी धर्म से कोई मतभेद नहीं है, लेकिन हाँ, हमें अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से हर कोई नित्य दिन, जिस तरह कथावाचक जी के माध्यम से भी बताया जाता है, एक बार जरूर दिन भर में अगर मन को भी शांति मिलती है। हम बहुत थक जाते हैं, अगर हम कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके भगवान
की आराधना करते हैं या उनकी ओर में हमारा ध्यान जाता है तो निश्चित रूप से एक बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है और काम करने में भी एक अलग एनर्जी आती है। तो इसलिए हम सबसे ये आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि निश्चित रूप से हम जो भी कथावाचक के माध्यम से भागवत गीता के बारे में जो हम जाने हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, अर्जुन के बारे में, किस तरह से वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को जो ज्ञान देते हैं गीता का, तो निश्चित रूप से कुछ कुछ अपने अंदर अपने आत्मसात करें और हम अपने जीवन में नित्य करना चाहिए। जी, जैसे कि 21वीं पीढ़ी है और आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है, नया जनरेशन है, वो हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के बहुत सवाल खड़े करते हैं, नहीं मानते हैं लोग। मतलब श्री कृष्ण भागवत गीता हमें जीवन का सार सिखाता है, मगर हमारी युवा पीढ़ी को विश्वास ही नहीं है इस सनातन धर्म में, इसकी कथाओं में। लोग इसे अफवाह मानते हैं, अब कहते हैं महज ये एक कहानी है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नहीं, इसी के लिए इस तरह के आयोजन के माध्यम से निश्चित रूप से जो अगर इसको महज एक अफवाह मानते हैं तो वैसे लोगों का भी भ्रम दूर होगा और इस तरह आयोजन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से लोग जानेंगे, लोग आत्मसात करेंगे और धीरे धीरे अगर हम देखें तो अभी धर्म के प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, बढ़ा है और धर्म को मानने लगे हैं और लोग भी ये महसूस करते हैं। आज विज्ञान भी इस चीज़ को महसूस करता है निश्चित रूप से और लोग भी ये महसूस करते हैं। और आप इसीलिए देखे होंगे कि अब जो धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें युवा पीढ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर हम कहीं धार्मिक स्थान की बात करें, चाहे हम अयोध्या की बात कर लें, चाहे हम वैष्णो देवी की बात कर लें, तो आप देखेंगे नई पीढ़ी के बच्चे अब बहुत ज़्यादा वैसे जगह पे स्थल पे जाने लगे हैं। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ये मन में अब आ रहा है और लोग धर्म के प्रति लोग जागरूक भी हुए हैं और अपने धर्म को लोग मान भी रहे हैं और आत्मसात भी कर रहे हैं, अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। ये अन्नपूर्णा जी हैं जो न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि अध्यात्म में भी अपनी कड़ी पकड़ रखती है। हम अभी उपस्थित हैं जयप्रकाश राय जी के आवास में, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नामचीन लॉयर हैं गिरिडीह कोर्ट के। और यहाँ उपस्थित हैं जमुआ विधानसभा के कर्मठ विधायक केदार हाजरा साहब, भाजपा के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी और पूर्व चेयरमैन और किसी नाम के मोहताज नहीं दिनेश यादव जी, हमारे जीप सदस्य और बड़े भाई विनय शर्मा जी और तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैडम, ये तो हुई अध्यात्म की बात जिसमें आपकी काफी गहरी पकड़ है, ये अभी महसूस हुआ हमें। अभी जो पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है, आपके जो सुप्रीमो है ये बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे कड़ी आघात होनी चाहिए और ऐसे में विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आप स्टेबल सरकारों को डिस्टर्ब करती हैं। आप इसमें क्या कहती हैं? देखिए, शुरू से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने शपथ लिया तो पहला था कि ये सरकार गांव गरीब की सरकार है और एक उनका और एक स्लोगन था, ना खाएंगे ना खाने देंगे। और इस चीज़ को लगातार आप देखें तो 8.5 वर्षों में निश्चित रूप से करके दिखाया। पहले की जब सरकार होती थी तो सरकार में घपले घोटाले 2G 3G 4G न जाने कितने जी आए और इस 8.5 वर्षों के दौरान एक भी दाग इस सरकार पर नहीं है। और जो इस तरह की बात करते हैं, आज झारखंड सरकार की बात अगर हम कर लें तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बल्कि ये सरकार अपने कुकर्मों के वजह से जा रही है। और ये तो जगजाहिर है, जब जांच एजेंसी के द्वारा जांच होता है तो सरकार किस स्तर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है ये तो दिखता है कि इनके एक साधारण से विधायक की कमाई 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतिदिन की है। इनके जो अमले दफले हैं मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो उनके शागिर्द लोग हैं, उनके यहाँ देखते हैं तो अगर किस तरह से उनके यहाँ नोटों का बंडल वहाँ से मिलता है, अधिकारियों के यहाँ नोटों का बंडल मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अचानक से कोई प्रहार, चूँकि ये ऐसा काम ही किए हैं जिसके वजह से ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसके आधार पर वो काम करती है और सटीक है। आज तक जितने भी कार्रवाई हुए हैं कहीं भी ऐसा आप बता दें कि जहाँ पर कि खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ा है। तो ये सरकार सिर्फ विपक्ष की सरकारों को आप डिस्टर्ब करती हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी जहां सरकार है वहां ये खामोश रहता है। बिल्कुल गलत है, ये आरोप निराधार है
और चूंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि कोई बोलने के लिए कोई उनके पास शब्द नहीं है। सरकार के मुख्यमंत्री जो कि मुखिया है राज्य के, जिनका काम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना है, जिनका काम भय मुक्त शासन देना है, लेकिन उसके इतर ये सरकार भय भूख भ्रष्टाचार जो और जल जंगल जमीन जिसके लिए सरकार जिन्होंने लड़ाई लड़ी, तो आज वो जल जंगल जमीन को भी बेच रहे हैं, आज बालू बेच रहे हैं। सरकार के अब मुख्यमंत्री लीज अपने नाम कर रहे हैं, खनिज संपदा को लुटवा रहे हैं। आप देखें तो पुलिस पदाधिकारियों का, जो भय की बात हम कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों का काम है भयमुक्त शासन देना, लेकिन उसके अलावे उस काम को छोड़ के बाकी कामों पे लगा दिया है कि वसूली पे लगा दिया गया। तो निश्चित रूप से इस सरकार खुद इस लगभग 2.25 साल हो गए सरकार के, लोग त्रस्त हैं, लोग परेशान हैं, और कितनी जल्दी सरकार से मुक्ति मिल सके ये आम जन की भावना है। पहले तो कोविड का बहाना इन्होंने लगाया, उसके बाद जब इन्हें मौका मिला तो आज एक भी काम ये सरकार नहीं कर रही। भारत सरकार लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही है कि हर व्यक्ति का जो भी वांछित है, जो व्यक्ति को ज़रूरत है, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास के साथ हर घर नल योजना की बात उन्होंने की है। तो आज बालू 3 साल से बालू की नीलामी नहीं हुई, जिसके वजह से बालू आज आम ग्रामीण को अगर आवश्यकता होती है प्रधानमंत्री आवास बनाने की, तो उन्हें बालू नहीं मिलता। उन्हें कहीं ना कहीं किसी माफिया के तहत या फिर पुलिस को पैसा देकर जैसे तैसे वो किसी तरह इकट्ठा 100 रुपये 200 रुपये का बालू उन्हें हज़ारों में लेना पड़ता है, और वही ट्रक का ट्रक बालू दूसरे राज्य में जा रहा है, उसको रोकने वाला देखने वाला कोई नहीं। नल जल योजना जो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं 2024 तक के हर घर हर लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो। पैसा आ रहा है, पैसा लौट जा रहा है, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति नहीं कि काम करे, और कुछ जगह पे अगर काम भी हो रहा है तो चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। जहाँ भी काम हो रहा है, अभी बैठक हुई थी, दिशा की बैठक पिछले 28 तारीख को थी, मतलब कई उनके सत्ताधारी दल के लोगों ने भी कहा कि वहाँ पे नल जल योजना का काम चल रहा है, तो गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है। तो इस तरह कई ऐसे जगह पे हैं जहाँ ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती। बिल्कुल ये सरकार नीचे से लेके ऊपर तक देखें तो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, इसलिए ये सरकार खुद अपनी मौत मर रही है। सरकार को ना कोई अटका रहा है, ना ही इस सरकार के पर किसी भी तरह का कोई किसी का प्रेशर है। बिल्कुल जो इनकी करनी है, करने के बदौलत ये जाए। चुनाव आयोग से एक लेटर आया मैडम, और वो बम कब फटेगा मैडम, जिसका इंतजार विपक्ष भी कर रहा है। तो फिर चुनाव आयोग का और माननीय राज्यपाल जी का है, वो तो फिर। मैडम एक सवाल है, आप केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं, तो हमारे क्षेत्र में जब आप इस पद पर आई तो महिलाओं में काफ़ी खुशी थी कि एक महिला, हमारे क्षेत्र की महिला इतने ऊंचे पद पर आई है। तो इस इलाके में काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, महिला शिक्षा की ओर बहुत ही पिछड़ा माना जाता है ये इलाका, और लोग क्योंकि एक अच्छा कॉलेज नहीं होने के कारण प्रारंभिक शिक्षा में ही बच्चियों को रोक देते हैं या कॉलेज नहीं जाने देते, बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। तो इस ओर आपका क्या अगला कदम होगा मैम? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा का दायित्व हमें मिला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच 34 वर्षों के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सबको समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और हर तरह से, और उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को मिले, ये उनकी प्राथमिकता है, ताकि सिर्फ डिग्री धारक न बने, डिग्री के साथ साथ कमाई की भी व्यवस्था हो। इसलिए क्लास 6 से उनको वोकेशनल शिक्षा की भी बात की गई है। और आने वाले समय में जी मैम बोलिए आप। और निश्चित रूप से आने वाले समय में, चूँकि शिक्षा, आपको भी ये जानकारी है, राज्य का कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिस वजह से बहुत कुछ चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय में जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखें तो अंग्रेजी माध्यम से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती थी, जिसके वजह से गांव के बच्चे हमारे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते थे। अब ये बाध्यता इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दूर की गई है, और मध्य प्रदेश में पहला आपने देखा होगा कि हिंदी में मेडिकल का किताब बुक निकाला गया, वहाँ पढ़ाई शुरू हुई। इंजीनियरिंग में भी कई भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में
इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई हो रही है। यानी कि अब हमारे बच्चों को ये परेशानी नहीं आएगी कि अगर अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हम आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई भारतीय भाषा में, हिंदी में, अन्य भाषाओं में भी होगी। तो ये एक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 12th का 10th के बाद जो बच्चों को मुश्किल होती थी स्ट्रीम चुनने में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अब उस बाध्यता को भी दूर किया गया है। बच्चे साइंस का भी कोई पेपर ले सकते हैं, आर्ट्स का भी ले सकते हैं। यानी अब बच्चों के ऊपर है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं। ग्रेजुएशन में भी इस तरह का मूलचूल परिवर्तन हुआ है। 1 साल का अगर वो कोर्स किए तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिग्री का, 3 साल में 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री। तो ये एक व्यवस्था है। अगर किसी कारणवश वो पढ़ाई पूरी ना कर पाए तो उसके लिए भी है कि वो बाद में भी आके फिर पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। और महिलाओं को, खास करके महिलाओं की बात आपने की, तो महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है। तो उसी के साथ साथ बच्चियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना, बच्चियों के लिए जो मुफ्त में स्कूल उसका ड्रेस, किताब की व्यवस्था, स्कूल में अलग से टॉयलेट हो गर्ल्स के लिए, उसमें कोई दिक्कत उसे ना हो। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि हमारी बच्चियां स्कूल आए, अच्छे से एक अच्छे माहौल, अच्छे वातावरण में वो पढ़े। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि एक हर एक जगह पे फिर महिला टीचर भी हो ताकि उनको परेशानी ना हो, हर बात को वो रख सके। और अब एक PM श्री करके आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 14,500 स्कूल की घोषणा की है PM श्री योजना। तो PM श्री का हमारा हर एक प्रखंड में बाल वाटिका से, मतलब बाल वाटिका, ये एक नया कॉन्सेप्ट अभी NEP में आया है कि हम 1 के पहले वो 3 साल का हम कोर्स कराएंगे बच्चों को। जो छोटे बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं उसको खेल खेल में पढ़ाई भी सिखाएंगे और स्कूल भी। तो 1 से लेकर 12 तक का स्कूल की बात PM श्री में की गई है। वो कि मॉडल के रूप में एक प्रखंड में एक विद्यालय होगा ताकि वो मॉडल होगा और वो बाकी के विद्यालय को वो गाइड करेगा। तो इस तरह की भी बात की गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अन्नपूर्णा जी, जो न सिर्फ अध्यात्म में बड़ी गहरी पैठ रखती है बल्कि पॉलिटिक्स में भी बहुत गहरी पैठ रखती है। इसीलिए एक कोडरमा जैसे जगह से उठ करके ये अभी देश स्तर की एक कैबिनेट मंत्री कहलाती है और वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का। हम इनसे और बात करेंगे और अभी चूंकि ये जल्दी में है तो हम इनसे भी बहुत सारी बातों को नहीं कर पाए, लेकिन अपने विभाग की भी ये पूरी गहराई से जानकारी रखती है और उसको उन्होंने बड़े विस्तार से कि एजुकेशन में अभी क्या बदलाव केंद्र सरकार कर रही है उसको उन्होंने यहाँ पे रखा है। हम मैडम का आभार व्यक्त करते हैं कि जन की बात मैं आपके साथ। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasia.